वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसके विगत प्रश्नों के प्रश्न पत्र को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं यहाँ पर उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर लुसेंट का संपूर्ण इतिहास की थ्योरी सीरीज को कर रहे थे, थ्योरी पार्ट को। और इस थ्योरी पार्ट में हमने पहला अध्याय शुरू किया था। इस अध्याय का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत। और पिछले 3 वीडियो में हमने इसके पूरे थ्योरी पार्ट को कवर किया था और ये चौथी वीडियो है हमारी जिसमें हमने इसके टॉप 50 विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो हम आ चुके अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो आप जानते हैं भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वो है वेद। वेद की बात करते हैं तो आप जानते हैं इसकी रचना 1500 BC में हुआ था। कितने प्रकार की वेद है? तो आप जानते हैं 4 प्रकार के कुल वेद है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद है, ध्यान में रखेंगे। रचना कब हुई थी? तो 1500 BC में। कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो आप जानते हैं ऋग्वेद के 3रे मंडल में, जो लोग चैप्टर को बढ़िया से पढ़े होंगे वो इसका आंसर कर सकते हैं। 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। सूर्यदेव सावित्री को गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो 3रा मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो आप जानते हैं वेदों के संकलनकर्ता महर्षि देवपायन वेदव्यास को माना जाता है। तो अभी बताएं वेद की रचना कब हुई? तो ध्यान में रखेंगे वेद की रचना 1500 BC में। कितने प्रकार के वेद हैं? तो अभी बताएं 4 प्रकार के वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये 4 प्रकार के वेद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद के, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आप जानते हैं भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है वी, क्योंकि यहाँ पर साम का अर्थ ही होता है, इसका अर्थ ही होता है गान। क्या अर्थ होता है? गान। और आप जानते हैं सामवेद में ही संगीत के 7 मूल स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धी, ना का उल्लेख मिलता है। तो इसलिए इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद जो गद एवं पद दोनों में है? तो यहाँ पर देखिएगा, हालांकि इसका आंसर तो बहुत नॉर्मल सा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आप जानते हैं जो गद और पद दोनों में लिखा गया है वो है यजुर्वेद। गद का मतलब कहानी के फॉर्मेट में और कविता के फॉर्मेट में, दोनों फॉर्मेट में इसको लिखा गया है यजुर्वेद को। और यजुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? तो यज्ञ के समय होने वाले कर्मकांडों का उल्लेख मिलता है। यज्ञ के समय होने वाले जितने भी कर्मकांड हैं उन सभी का उल्लेख यजुर्वेद में देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंधविश्वासों और औषधियों का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो आप जानते हैं, पढ़ भी लिए हैं कि अथर्ववेद में अंधविश्वास, औषधि, इसके अलावा आपकी क्या बोलते हैं उसको, नज़रबंद का, काला जादू, ये सब चीज़ों का जिक्र अथर्ववेद में देखने को मिलता है। और सबसे ये नवीनतम वेद है, सबसे ये नवीनतम नया वेद है। और बात करते हैं प्राचीनतम वेद की, तो वो ऋग्वेद है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 12 है, 16 है, 18 है, 20 है। तो आप पढ़ भी लिए होंगे कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो वो है 18। कितने पुराण है? 18। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछता है सबसे पुराना मतलब कि सबसे प्राचीनतम पुराण कौन है? तो है मत्स्य पुराण है। कौन पुराण? मत्स्य पुराण, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? विष्णु पुराण है, वायु पुराण, मत्स्य पुराण। अभी हम लोग बात किए सबसे प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। ठीक, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सी मानी जाती है? नारद स्मृति, या फिर मनु स्मृति, या पराशर स्मृति, या याज्ञवल्क्य स्मृति? तो हमने वहाँ पर लुसेंट में पढ़ा था सबसे पुरानी कौन सी है, तो वो है मनु स्मृति, बी पार्ट में। ठीक, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है,
बुध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? तो बुध के पूर्व जन्म की कहानी हीनयान में नहीं, एक शाखा है। आप जानते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद ये शाखा 2 पार्ट में बटी थी, एक थी हीनयान और एक थे महायान। जातक में, हाँ जी जातक है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है जातक, और अंगुत्तर निकाय आप जानते हैं जैन धर्म से संबंधित ये ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को, जातक ये बौद्ध साहित्य है, आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? हमने किताब में पढ़ा भी था, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो वो है आपके चाणक्य या फिर कौटिल्य। सर्वप्रथम इन्हीं ने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था। लेकिन ये अर्थशास्त्र किससे संबंधित थी? तो ये राजनीतिक से संबंधित विषय थी। और इसमें किस चीज़ के बारे में जानकारी मिली थी? तो आप वहाँ पर बात कर लिए थे कि मौर्यकालीन समाज के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण के प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो आप वहाँ पर बात भी किए थे कि संस्कृत पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो पाणिनि है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के इतिहास की जानकारी देने वाली पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? जी हाँ, ये एक मात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें संपूर्ण कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपके कलहन। कौन है? कलहन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा, यहाँ पर 1 मिनट ज़रा रुकेंगे। ठीक है, चचनामा पुस्तक में किसकी विजय का वृत्तांत मिलता है? इसमें अरबों का सिंध का विजय, मौर्यों की विजय, हुनों की विजय, मुगलों की विजय। तो हम यहाँ पर चचनामा पुस्तक में जो कि लेखक अली अहमद है, ध्यान में रखेंगे, इसमें किसके बारे में मिलता है? तो अरबों की सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसकी राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हमने वहाँ पर बात भी किया था कि एक व्यक्ति हेरोडोटस थे, इन्हीं को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी एक किताब की बात हम लोगों ने किया था, हिस्टोरिया। इस किताब में उसने संपूर्ण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी लिया, इसलिए इसको इतिहास का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? कौन सी मेगास्थनीज? तो मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो हिस्टोरिका है, इंडिका है, ज्योग्राफिका है। आप जानते हैं मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है इंडिका। और हमने आपसे बात किया था क्या चीज़? कि मेगास्थनीज के बारे में हमने बताया था कि जिस समय हमारे भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, उसी समय सेल्यूकस निकेटर यहाँ पर विश्व विजेता सिकंदर का राजदूत बनकर मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण किया, परंतु वो हार गया। हारने के बाद उसकी पुत्री हेलन से चंद्रगुप्त मौर्य विवाह स्थापित कर लिया और उसी हेलन की रखवाली के लिए एक उसका दूत बनकर आया था मेगास्थनीज, और इसने ही अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाहियान किस गुप्त शासक के दरबार में आया था? ये भी हमने बात किया था। फाहियान किसके शासक में दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। कहाँ का यात्री था? तो आपको बताए थे यह फाहियान था चीन का रहने वाला था। और इसका एक रचना भी शायद हमने आपसे जिक्र किया था, फो क्यू की, ध्यान में रखेंगे, फो क्यू की। ये सबसे पहला कौन चाइनीज यात्री आया था भारत में? तो आप जानते हैं ह्वेनसोंग आया था। कौन आया था? तो ह्वेनसोंग आया था, ध्यान में रखेंगे, ह्वेनसोंग आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसोंग किसके काल में भारत आया था?
तो वेनसोंग किसके काल में भारत आया था? तो वो था आपका हर्षवर्धन के काल में, वर्धन वंश के समय ये आया था। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद के लेखक कौन है? हमने आपसे बात भी किया था, कौन है? इब्न बतूता, अल बरूनी, तारानाथ, मार्को पोलो। तो ये था अल बरूनी। अच्छा, एक चीज़ के बारे में रखिए, ध्यान में रखिएगा, किसके साथ ये भारत आया था? तो आप जानते हैं महमूद गजनबी के साथ ये भारत आया था। महमूद गजनबी के साथ ये भारत आया था। अच्छा, इसके अलावा महमूद गजनबी के साथ 4 कवि आए थे भारत में, नाम याद है आपको? चलिए ध्यान में रखेंगे, इसके 4 कवि में एक थे अल बरूनी था, एक फिरदौसी था, एक आपका 4 कवि में आपका एक। चलिए अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? सीयूकी, रेहला, इंडिका, फोक्यूकी। तो आप जानते हैं इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम है रेहला। कौन सी? रेहला। इसमें इतिहास के बारे में जानकारी हमको मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफिक, पोलियोग्राफी, एथनोग्राफी। तो आप जानते हैं अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखें, न्यूमिस्मेटिक्स, इसको सिक्कों का अध्ययन कहा जाता है। सिक्कों का अध्ययन ये किसके थ्रू? तो न्यूमिस्मेटिक्स के थ्रू किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? एरण अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। तो आप जानते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एरण अभिलेख के ऊपर भी हमने बात किया था कि यहाँ से सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता? अभी बात किए हैं कौन से अभिलेख? तो वो एरण अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सिक्कों के साहित्य को क्या कहा जाता है? दिनार, कपारसन या आहत सिक्के, टंक या मुहर। तो आप जानते हैं प्राचीन सिक्कों को ही कसार्पण कहा जाता है, या फिर आहत सिक्के, या फिर इसी को पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। कौन सिक्के? पंचमार्क सिक्के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का, वेट करेंगे थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने करवाया? मौर्य शासकों ने, यवन शासकों ने, गुप्त शासकों ने, कुषाण शासकों ने। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यवन शासकों ने इस सिक्का पर लेख लिखवाने का कार्य किया था। तो बी राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अधन्या शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया था? तो आपको बात किए थे वहाँ पर कि वैदिक काल में अधन्या शब्द जो है गाय के लिए प्रयोग किया जाता था। अधन्या शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता था? गाय के लिए। अच्छा, इस समय गाय को मतलब कि सबसे प्रिय पशु माना जाता था। गाय की हत्या करने पर या तो मतलब क्या बोलते उसको जान से मार दी जाती थी, या फिर उसको शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। इसे करके यहाँ पर इसका मतलब कि गाय इस समय बहुत ही लोकप्रिय पशु रही होगी। विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? आंध्र सातवाहन वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश। तो आप जानते हैं विष्णु पुराण का संबंध कहा जाता है कि मौर्य वंश से है। किस वंश से? तो मौर्य वंश। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु पुराण का संबंध किससे है? तो वायु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, गुप्त वंश से, शुंग वंश से, कण्व वंश से। तो वायु पुराण का जो संबंध है वो किस वंश से है? वो है आपके गुप्त वंश। बी राइट आंसर हो जाएगी।
तो अगला क्वेश्चन, वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई है? आपको पहले भी बता दिए थे हम कितने वेदांग की रचना, तो 6 वेदांग की। 1 मिनट, कितने वेदांग? तो 6 वेदांग की रचना हुई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप फिर से वापस से उसको पढ़िएगा, जहाँ पर मैंने हाईलाइट करने के लिए बोला था वहाँ पर आप हाईलाइट को एक बार पढ़िएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। इसके बाद ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है या फिर होत्री कहा जाता है। सामवेद के उद्गाता कहा जाता है, यजुर्वेद के अर्धव्यु कहा जाता है, अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? अभी बात किए सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाला क्या कहा जाता है? तो उद्गाता कहा जाता है। ऋग्वेद के तो होत्र कहा जाता है, और होत्र हो गया उद्गाता। सामवेद यजुर्वेद के तो अर्धव्यु, और अथर्ववेद का ज्ञाता को तो अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? तो आप जानते हैं सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सी है? ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में 10 मंडल की बात करी गई है, 10 मंडल। और आप जानते हैं इसी में 10 मंडल, 1027 सूक्त और 10,000। एक मिनट, थोड़ा सा मेरे लिए कन्फ्यूजन है, कोई बात नहीं। सबसे प्राचीन वेद का नाम ध्यान में रखेंगे ऋग्वेद है। इसकी रचना आपको याद होगा 1500 BC से लेकर के और 1000 BC तक इसकी रचना हुई थी। कितने BC? 1000 BC इसकी रचना। अब बाकी अन्य 3 वेद की रचना 1000 BC से लेकर के 600 BC के बीच में हुआ है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामवेद सबसे बाद का वेद कौन सा? नहीं सबसे मतलब नया पूछ रहा है, तो आप शुरू में बताएं कि सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और सबसे नया कौन है? तो आप जानते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद के ज्ञाता क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। और अथर्ववेद में किस चीज़ का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में जादू टोना, काला जादू, अंधविश्वास, इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? उस समय नोट में पॉइंट में लिखा भी था, नोट पॉइंट वहाँ पर बात भी किए थे कि इसके जो कुलपति थे वो कौन थे? तो शीलभद्र थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सिकंदर का, सेल्यूकस निकेटर का, डेरियस का, एंटियोकस का? हमने वहाँ पर भी आपको बताया है कि मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। बताए थे आपको जब इसने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया, तो यह आक्रमण में हार गया और इसकी पुत्री हेलन से चंद्रगुप्त मौर्य विवाह कर लिया। अब जब विवाह किया तो उसी हेलन के साथ ये मेगास्थनीज भी आया था, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? तो आप जानते हैं वेनसोंग जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था और साथ साथ अध्यापन भी किया था। सिर्फ अध्ययन ही नहीं बल्कि यहाँ पर अध्यापन भी किया था, दोनों काम किए थे ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। अगला 1 मिनट क्या चल गया, कोई बात नहीं। हाँ, डायमेकस किसके दरबार में आया था? इसमें भी हम लोग बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, या फिर एक और ऑप्शन आपको देते, छोड़िए पहले इतना ही आंसर हो जाएगा। बात आती है डायमेकस की, तो किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आप जानते हैं कौन आया था? मेगास्थनीज। और बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डायमेकस। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन से, स्कंदगुप्त से, समुद्रगुप्त से, खारवेल से? तो आप जानते हैं जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो वह है शासक रुद्रदामन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी।
ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से, समुद्रगुप्त से, हर्षवर्धन से, पुलकेशिन द्वितीय से। तो आप जानते हैं प्रयाग स्तंभ लेख या फिर इसी को प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहा जाता है, और ये किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? मालिक। तो कलिंग राज खारवेल से, गौतमी बल्लश्री, रुद्रदमन स्कंद। तो आप जानते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आहत अभिलेख किससे संबंधित शासक का है? पूछ रहा है कि आहत अभिलेख का संबंध किस शासक से? तो आप जानते हैं आहत अभिलेख का या फिर अहल अभिलेख का संबंध ये आपके पुलकेशिन द्वितीय से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जी चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मंदिरों की शैली क्या थी? तो हमने बात किया था वहाँ पर उत्तर भारत की जो मंदिरों की शैली थी वो थी नागर शैली, और दक्षिण भारत की जो मंदिरों की शैली थी वो थी द्राविड़ शैली। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या थी? वही बताएं, कौन सी दक्षिण भारत में थी? द्राविड़ शैली थी। ऑप्शन नंबर बी। ये सब के सब क्वेश्चन आपके विगत वर्षों की प्रश्न पत्र है, और आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा है, जिसका एक एक का आंसर आपका ये सॉल्व हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचातन शब्द संबंध किससे है? लास्ट में नोट पॉइंट में वहाँ पर हम लोग पढ़े थे, पंचातन जो शब्द है मंदिर रचना शैली से है। किससे है? मंदिर रचना शैली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसकी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो आप जानते हैं 3 पिटक होता है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तीनों के तीनों पिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे प्राचीन सिक्कों पर कोई लेख नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है? दिनार कहा जाता है, आहत सिक्के, मोहर या रुपया का? तो इसका होता है आहत सिक्के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टालमी ने दूसरी शताब्दी में भारत के भूगोल नामक पुस्तक लिखी, वह कहाँ का था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह कहाँ का था। तो आप जानते हैं वह कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। कहाँ का? यूनान का। अगला क्वेश्चन है, अरबी लेखक इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे कहाँ का काजी नियुक्त किया था? तो आप जानते हैं उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। कहाँ का? दिल्ली का। लेकिन उसके बाद चल करके थोड़ा बहुत अनबन के चलते हटा भी दिया था, तो वो उसको वहाँ पर पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। और आज की हमारी लास्ट 50वीं क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अग्नि देवता की क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो आप जानते हैं ऋग्वेद में कुल 200 बार अग्नि की चर्चा की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक, 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो ये आपका पहला जो चैप्टर 1 था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, हमने पूरे तरह से उसको कंप्लीट कर लिया है। अब कल हम सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल को। अब इसके बारे में पहले थोड़ा सा हम जानेंगे डिटेल्स, और तब डिटेल्स के बाद में हम शुरू कर देंगे कौन सा? प्रागैतिहासिक काल। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, टेक केयर।